हेलो दोस्तों, SPB स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जो 6000 प्लस जीके जीएस का हम सेशन चला रहे हैं, उसी में आज हम देखेंगे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला करके 100% देखेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा इसका डिस्कशन भी करेंगे। तो उन सभी छात्रों के लिए उपयोगी होगा या स्टूडेंट के लिए जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और आपका साथ ही साथ बिहार टीचर जो एग्ज़ाम होने वाले BPSC लेने वाला है अगस्त में, उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आप लोग सब लोग लास्ट तक देखिएगा और देखने के बाद अगर उपयोगी लगेगा, अच्छा लगेगा तो इसको अदर दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और नए लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई क्या होती है? तो प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई कैंडला होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? तो कौन सी राशि अन्य से भिन्न है? तो इसमें पहला कार्य है, कार्य, गतिज ऊर्जा, बल, स्थितिज ऊर्जा। तो जो बल है आपका इसमें जो बल दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन सी में, ये भिन्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यास्था मापांक की SI इकाई क्या है? तो प्रत्यास्था मापांक की SI इकाई पास्कल हो जाएगा, जूल हो जाएगा, कार्य एवं ऊर्जा की जूल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित कौन सी नहीं है? ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? तो आपका सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी, अर्ग और जूल सेंटीग्रेड तापमान की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? पारिस्थितिकी दबाव की इकाई तो यहाँ पे बार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो आपका जो र्यूमर में होता है इसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है, बाकी सभी में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों की विमीय सूत्र समान नहीं है? तो बल एवं दाब का समान नहीं होगा और बाकी इसमें देखें कार्य, ऊर्जा, आवेग, संवेग, भार, बल सब एक ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो वेक्टर जिसका मान अलग है उसका परिणामी शून्य होगा। उसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है कभी भी। अगर जिसका दो राशि है जिसका मान अलग अलग है उसका परिणामी शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर मात्रा है? तो इसमें बल हो जाएगा, बाकी सब नॉन वेक्टर है, नहीं सदिश अवदिश यहाँ पूछ रहा है तो बल है सदिश और बाकी सब अदिश है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष निम्नलिखित किसके सर्वाधिक समीप होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 10 की पावर 16 मीटर। 10 की पावर 16 मीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है? तो न्यूटन सेकेंड आपका संवेग का हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड संवेग का मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 312, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो ये ऑप्शन देखते हैं इसका किसकी कोई इकाई नहीं है। सॉरी दोस्त, ऑप्शन देखने के बाद लग रहा है कुछ आओ, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी एक ही इकाई है, मतलब एक ही इकाई है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। जो इसमें आपका कार्य और बल अघूर्ण दिख रहा है, इसका एक ही इकाई होता है कार्य एवं बल अघूर्ण का। लक्स की इकाई क्या है? तो लक्स की प्रदीप्ति हो जाएगा। लक्स किसकी इकाई है? तो प्रदीप्ति हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नॉट इनमें से किसके गति की इकाई है? तो नॉट मतलब समुद्री, आपको समुद्री जहाज़ का नॉट
नोट से उसका दूरी मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 315 नंबर। प्रश्न है कि हीरा किस में तोला जाता है? तो हीरा कैरेट में तोला जाता है। याद रखिएगा, हीरा कैरेट में तोला जाता है। विद्युत प्रवाह किसकी इकाई है? विद्युत प्रवाह की इकाई क्या होती है? तो विद्युत प्रवाह की इकाई आपका एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्वरण की इकाई क्या होती है? त्वरण की इकाई, तो आपका त्वरण की इकाई दूरी प्रति सेकंड होता है। तो इसमें ऑप्शन है दूरी प्रति सेकंड, दूरी प्रति सेकंड इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरी प्रति सेकंड। नेक्स्ट है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगी? तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है रबर से स्टील अधिक लचीला क्यों होता है? तो रबर से स्टील अधिक लचीला इसलिए होता है क्योंकि उसका प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है। उसका प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है, इसलिए रबर से स्टील अधिक लचीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु का वेग निम्नलिखित में किसमें सबसे अधिक होगा? तो वायु का वेग सबसे टॉर्नेडो में होता है। टॉर्नेडो तूफान है, इसमें सबसे अधिक वायु का तेज गति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हवाओं की ऊर्जा होती है केवल और केवल गतिज होता है। हवाओं की ऊर्जा केवल गतिज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी द्रव में एक निश्चित बिंदु पर दबाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आपका जो है दिन का समय, दोपहर या सुबह, इस पर आपका डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? तो किलोवाट घंटा आपका ऊर्जा का यूनिट है, किलोवाट घंटा ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और उसके द्रव्यमान के गुणनफल का। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल जो होता है, मल्टीपल होता है, उसी का वस्तु का भार उसी के बराबर होता है। नेक्स्ट है दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाने का क्या कारण है? तो दूध को मथने से क्रीम अलग होता है, तो उसका मतलब है कि अब केंद्रीय बल वहाँ कार्य कर रहा है, अब केंद्रीय बल कार्य कर रहा है वहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, इनमें सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं होगा, और क्या ऑप्शन देता है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अल्फा कण है जिसका सर्वाधिक संवेग होगा। अल्फा कण का सर्वाधिक संवेग होगा। नेक्स्ट है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो होता है न्यूटन के थर्ड लॉ पे कार्य करता है, नहीं कि न्यूटन के तृतीय नियम पे कार्य करता है। यहाँ पे होता है क्रिया प्रतिक्रिया बल। क्रिया प्रतिक्रिया बल यहाँ कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने निम्न घनत्व के कारण, यानी अल्प घनत्व के कारण, यानी कि डी आपका आंसर हो जाएगा। अल्प घनत्व के कारण बादल तैरता है। नेक्स्ट है कि जलवाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब जलवाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव उबलने लगेगा, जो लिक्विड है जो भी है उबलने लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पिंड का भार निम्नलिखित में से कहाँ शून्य नहीं होगा? तो कहाँ पे शून्य नहीं होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर जो ध्रुव होता है वहाँ पे शून्य नहीं होगा, सर्वाधिक वहाँ पे मान होता है, यानी भार होता है सर्वाधिक केंद्रों पे, न्यूनतम विषुवत रेखा पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 331 चिमटा जो फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो चिमटा आपका जो तृतीय उत्तोलक होता है, तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है सी में तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है चिमटा। नेक्स्ट है कि एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? तो एक पहिया ठेला जो श्रेणी द्वितीय लीवर का उदाहरण है, यानी कि द्वितीय प्रकार का आप कह सकते हैं कि उत्तोलक है। नेक्स्ट है कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो अभी बताया कि वायुमंडल में बादल निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं, निम्न घनत्व या अल्प घनत्व। नेक्स्ट प्रश्न है
ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव होता है? तो ऊंचाई बढ़ने पे पता है कि ऊंचाई बढ़ता है उससे वायुमंडलीय दाब घटता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब घटता है। अगर वायुयान में यात्रा करते हैं तो आपका जो पेन होता है वो रिसने लगता है वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। नेक्स्ट है कि न्यूटन की गति के नियम लागू होता है जब पदार्थ की प्रकृति कण होती है। तो कण होती है तो न्यूटन। ठीक है, तो फिर यहाँ पर एक और प्रश्न क्रिएट होता है कि तरंग प्रकृति किसने दिया? तो तरंग प्रकृति हाइगेंस ने दिया। हाइगेंस ने तरंग प्रकृति दिया और कण दिया न्यूटन। तो याद रखिएगा, बहुत प्रश्न पूछ चुका है बोला कि जो प्रकाश का प्रकृति है कण किसने बताया? तो न्यूटन बताएं, और अगर तरंग पूछेगा तो हाइगेंस बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है 336 कि दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, यानी कि घटता है। आपको 2446 मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है दरोगा में, बिहार दरोगा के 2446 मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा प्रीवियस अगर होगा आपके पास बुक तो। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में होगा तो क्या होगा? तो निम्न होगा। बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर है जो समुद्र तल की तुलना में कम होगा, चूँकि अभी पहले हम इससे पहले देखा कि जैसे ऊंचाई बढ़ता है वायुमंडलीय दाब कम होता है, तो समुद्र तल की अपेक्षा बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर कम जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है? बल की प्रकृति न्यूटन का तीसरा नियम बताता है। तीसरा नियम न्यूटन का बल की प्रकृति बताता है। नेक्स्ट है कि 339 नंबर, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका होती है, किस कारण से? एकाएक अगर चलना प्रारंभ कर देता है तो जो विराम का जरूरत होता है उसी कारण गिर जाता है आदमी। कोई भी अगर बस ट्रेन या जो भी है अगर एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है तो विराम की जरूरत होता है, विराम अवस्था में लोग होते हैं, तो इसीलिए मतलब गिरने की आशंका होती है। अगर यही प्रश्न पूछता कि अश्व यदि एकाएक चल रहा है रुकता है तो वहाँ गति का जड़त्व हो जाएगा, गति का जड़त्व हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का तो जो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरा उसका समान गति नहीं होगा, समान वेग नहीं होगा। और ऑप्शन देखते हैं, समान त्वरण हो सकता है उसका, जो स्वतंत्र रूप जो आपका आपका जो प्रश्न है इसमें, एक मिनट, प्रश्न कहता है कि 340 नंबर की शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की तो त्वरण उसका समान होता है, त्वरण समान होगा, समान त्वरण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि एक गोले को लुढ़काया जाए तो उसकी घूर्णन ऊर्जा का उसका संपूर्ण गति ऊर्जा से अनुपात क्या होगा? तो उसका जो अनुपात होगा आपका 2:7 होगा, 2:7 होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होता है? मतलब गतिज ऊर्जा नहीं होगा तो चलती हुई गोली में होगा, ठीक है, बहता हुआ पानी में भी होगा, चलता हुआ हथौड़ा में नहीं होगा। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, स्थिर होता है ऊर्जा। खींचे हुआ धनुष में भी गतिज ऊर्जा होगा, इसीलिए अगर धनुष से निकलता है तीर तो आगे की ओर जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनुचर गति से चलती है तो, जब कोई भी वस्तु है एक वृत्त के अनुचर गति से चलती है तो उसमें जब कोई भी चलती है तो उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा होता है, ये वाला तो नहीं होगा आपका, और उस पर कोई बल क्रिया नहीं होता है, ये भी नहीं होगा आंसर। तो उसका वेग सदैव एक साथ रहता है। जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनुसार गति से चलता है तो उसका वेग सदैव एक साथ रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि उसमें स्थितिज ऊर्जा जो होता है, स्थितिज ऊर्जा संचित रहता है, इसीलिए आकार बढ़ता है और घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है 345 जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होगा? तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल टार्क होगा। नेक्स्ट है कि अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होता है तो बुलबुले पर लगने वाला दाब क्या होगा? कोई झील है या कोई नदी है या कहीं भी आप देखते हैं कि जब बुलबुला ऊपर आता है तो उसमें आयतन में वृद्धि हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब नीचे था, तल में था, तल के नज़दीक था तो उस पर दबाव काफ़ी था, पानी का दबाव अधिक था, और जैसे जैसे ऊपर आएगा वो बुलबुला वैसे वैसे उस पर दबाव कमेगा, इसलिए आकार बढ़ जाता है।
तो बुलबुले पर लगे दाब कम होगा। नेक्स्ट है वस्तु का कोणीय आकार किस पर निर्भर करता है। तो उसमें जो वस्तु का कोणीय वेग है उसमें होता है कि उस दोनों इसके वास्तविक आकार तथा आपसे दूरी पर, जो दूरी हमसे होगा या आपसे होगा, और उसके वास्तविक आकार पर उसका कोणीय वस्तु का कोणीय आकार निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों फट जाता है? क्योंकि ऊपर जाने के बाद वायु दाब घट जाता है। अभी हमने इससे पहले भी देखा कि जो फाउंटेन पेन होता है रिस जाता है वायुयान में यात्रा करते समय। नेक्स्ट 349 नंबर प्रश्न है कि समानांतर कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है। तो इसमें आइए देखते हैं, इसमें जो घूर्णन गति है उसको रोकने के लिए दो कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है द्रव का दाब किस पर निर्भर नहीं करता है। तो द्रव का दाब जो है किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो इसमें आपका जो बर्तन का आकार होगा इस पर निर्भर नहीं करेगा। बर्तन के आकार पर नहीं निर्भर करेगा, किस पे निर्भर करेगा, तो कॉलम की ऊंचाई पर करेगा, द्रव्यमान पर करेगा, क्षेत्रफल पर करेगा, यानी कि आकार पर नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तन करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो एसी को डीसी में पूछ रहा है, तो रेक्टिफायर कहते हैं एसी को, एसी टू डीसी रेक्टिफायर। पृथ्वी के नेक्स्ट पढ़ेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या कारण है। तो उसका जो भूकरोट में चक्रण, जो भूकरोट के अंदर होता है चक्रण धाराएं, इसके कारण पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। तो भूकरोट के अंदर की चक्रण धाराएं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकाश विकिरणों की गति कण और तरंग दोनों के समान होता है। कण और तरंग दोनों के समान होता है। अभी बताया कि तरंग हाइगेंस ने दिया और कण या न्यूटन ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि वह बहुत उसका जो होता है आपका छोटा कण से बना होता है, नहीं, इसका जो तरंगदैर्घ्य है बहुत छोटा होता है। प्रकाश इसलिए सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि उसका प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है बहुत छोटा होता है। और यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि जो प्रकाश होता है किस कण से बना होता है। तो जो जिस कण से बनता है फोटोन होता है, फोटोन नामक कण से बना होता है प्रकाश। नेक्स्ट है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है। तो निर्वात में अधिकतम होगा। और सबसे कम कहाँ होगा, तो आपको ठोस में सबसे कम होगा। निर्वात में सबसे अधिक होगा, ठोस में सबसे कम होगा। यही अगर पॉजिटिव में आते हैं ध्वनि के बारे में, तो आपका ध्वनि जो है, ध्वनि का जितने भी सघन माध्यम मिलेगा उतना ही ध्वनि का रफ्तार तेज होगा, यानी कि ठोस में सबसे अधिक ध्वनि का रफ्तार होगा और निर्वात में सबसे कम, क्योंकि ध्वनि है जो उसको चलने का माध्यम चाहिए। नेक्स्ट है 357 के सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य को प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 8.5 मिनट लगता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वह कौन कौन है। तो इसका ऑप्शन प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वो कौन कौन है। तो तरंग और आवृत्ति, बेग ये नहीं होगा, बेग और आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य आवृत्ति। तरंगदैर्घ्य और बेग होता है ना, सिर्फ तरंगदैर्घ्य। आगे ऑप्शन में इसका देखते हैं, ऑप्शन इसका डी होगा आंसर। जो प्रभावित होने वाला है वो आपका तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। कौन सा अपरिवर्तित रहता है, तो उसका आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। जब प्रकाश होता है एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका आवृत्ति हो जाए अपरिवर्तित रहेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगा, आवृत्ति एक ही रह जाएगा, बाकी सभी चीज़ बदल जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाशन से क्रिया संपादित होता है। तो इसमें जो प्रकाश होता है वो आपका रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में बदलना रूपांतरण है प्रकाश संश्लेषण में। एक प्रश्न हुआ था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो प्रकाश संश्लेषण माने मतलब कि जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से H2 नीचे से खींचते हैं ना, H2 से ही यहाँ से ऑक्सीजन खींचते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन या काम प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो यहाँ पे नियोन हो जाएगा, नियोन है, उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का कारण है? तो इसमें मुख्य रूप से दो होता है। एक तो होता है कि आपको बहुलित परावर्तन होगा, बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण होता है। तो बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण के कारण ही साबुन का जो पतला झाग होता है चमकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 363 पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब, मतलब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होगा? जब आपका प्रकाश सघन से विरल में जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, हीरे से अगर कांच में जाता है प्रकाश तो उसमें आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। हीरे से कांच में जाएगा तो उसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तंतु प्रकाशिकीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो तंतु में हो जाता है प्रकाशीय संचार, वो आपका मुख्य रूप से जो होता है प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है, प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये भी आपका जो प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन है उस पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो मृग मरीचिका का कारण आपको होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मृग मरीचिका में जैसे मरुस्थल में आप जाएंगे घूमने तो वहाँ जब दोपहर के समय रहेगा तो लगेगा कि आगे पानी है जमा हुआ, मर जाने के बाद बालू ही रहता है। रोड पे भी आज की डेट में देख रहे हैं कि जब दोपहर में निकलिएगा तो दूर ताकिएगा तो रोड पे पानी नज़र आएगा, और नज़दीक जाइएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, रोड ही रहता है। तो इसमें हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इसका आंसर हो जाएगा। मृग मरीचिका बनने के कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो इसमें इसका जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जगमगाता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जगमगाता है। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक का क्या नाम है? तो ये आपको होलोग्राफी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है रमन प्रभाव का प्रकाश उन किरणों से संबंध है जो आर पार हो जाता है, जो सभी पारदर्शी माध्यम के आर पार हो जाएगा और रमन प्रभाव से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है, इसीलिए नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन है? तो श्रव्य संकेतों में दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक आपका हो जाएगा जो आवृत्ति होता है, साउंड होता है, आवृत्ति मॉडुलम हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बी में दिया है आवृत्ति मॉडुलम। नेक्स्ट प्रश्न है कि दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? तो वो वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपर्णीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटनाओं से किस एक के कारण होता है? तो जो अल्ट्रावायलेट प्रकाश होते हैं, अल्ट्रावायलेट रे होता है, उसी से आपका जलने का चांस रहता है। नेक्स्ट है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है क्या? तो किसी तारे का रंग उसका जो तापमान होता है, ताप होता है, उसका ताप को दर्शाता है, उसका ताप को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण क्या कारण है? तो वायुमंडल में विसरण के मुख्य कारण है धूलकण। धूलकण के कारण होता है प्रकाश के विसरण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके जो उसका तरंगदैर्घ्य होता है उस पर निर्भर करता है, तरंगदैर्घ्य से निर्भर करता है। जैसे लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसको सिग्नल में यूज़ किया जाता है, दूर से दिखाई देता है, और बैगनी का कम होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं।
तो सिर्फ अगर तरंगदैर्घ्य की बात करें तो कलर में अगर रंग में बात करें तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो सबसे अधिक होता है, बाकी सभी चीज़ में लाल बैगनी से कम होता है। तो विचलन हो गया, इसमें भी कम होता है। विचलन पूछता है कि विचलन सबसे अधिक किस कलर का होता है, तो बैगनी का विचलन होता है, लाल का सबसे कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन है, तो सबसे कम वाला बैगनी अभी हमने बताया, और सबसे अधिक लाल का है। अगर विचलन पूछेगा तो विचलन सबसे अधिक बैगनी का, लाल का सबसे कम विचलन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होता है, तो उच्चतम ऊर्जा आपका जो हरा प्रकाश होता है इसमें सबसे अधिक ऊर्जा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें प्रश्न है आपका कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है। तो प्रश्न आता है कि, और इसको पलट के भी पूछेगा कि सूर्योदय से होने से पूर्व, या फिर कहता है कि सूर्यास्त होने के कुछ देर बाद ही सूर्य दिखाई देता है। तो इसका मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है, तो दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का मुख्य कारण अपवर्तन है। अपवर्तन के कारण दीर्घवृत्ताकार दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरियाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। अभी हमने बताया कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है इसका, इसीलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा इसकी तरंगों की लंबाई अधिक होने के कारण, सर्वाधिक होने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों, क्योंकि वो जो नीले प्रकाश का जो है आपका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए दिखाई देगा। तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए आकाश का कलर नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है और दूर से दिखाई देता है। अच्छा, यहाँ उल्टा पूछ दिया है। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन कहिए या विचलन कहिए, मतलब बिखरता कम है, ठीक है, इसीलिए इसको। और सबसे अधिक प्रकीर्णन पूछे तो फिर बैगनी का हो जाएगा या विचलन। नेक्स्ट प्रश्न है कि अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो अस्त होते समय सूर्य आपको प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है लाल। देखिए यहाँ अस्त होते समय सूर्य प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। अस्त होते समय और सूर्योदय होते समय लाल दिखाई। एक प्रश्न यहाँ भी इससे पहले पूछा गया कि जब सूर्योदय का उदय होता है उससे कुछ मिनट पूर्व ही दिखाई देता है सूर्य, या फिर आप कह सकते हैं कि जब शाम के टाइम में सूर्य डूबता है या सूर्यास्त होता है उसको कुछ देर बाद तक दिखाई देता है। तो उसका मुख्य कारण अपवर्तन है। और सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब अधिक ऊंचाई पर वायु से आकाश को देखा जाता है तो कैसा दिखता है, तो काला दिखेगा आपको, अधिक ऊंचाई से देखिएगा तो। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, प्रसारी विश्व पर संकल्पना आधारित डॉपलर प्रभाव पर। नेक्स्ट है कि कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण के में किसका प्रयोग करते हैं। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि संकेंद्रित करके छोटा पिक्चर बनाता है शीशा में। नेक्स्ट है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं किसका, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दाढ़ी छोटा छोटा दिख रहेगा फिर भी उसमें बड़ा दिखता है, वस्तु से बड़ा दिखेगा, इसीलिए इसको प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है (391) कि खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब आपका जो होगा काल्पनिक और बड़ा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है। तो प्रकाश में जब 7 रंग होते हैं रंगों को अलग करते हैं प्रिज्म द्वारा उसको गुजार कर मतलब सामना करा करके उसको, तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में होता है। तो हरा आपका मध्य में होता है, बाकी 3 ऊपर 3 नीचे होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो कहीं भी नहीं दिखेगा, दोपहर में नहीं दिखेगा क्योंकि प्रकाश बहुत ज़्यादा रहता है सूर्य का। नेक्स्ट प्रश्न है 395 नंबर, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। तो जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस या अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है
396। प्रश्न है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी? तो कम से कम आधी होनी चाहिए, कम से कम उसको आधी ऊंचाई होनी चाहिए। तो इसमें क्या कहता है कि व्यक्ति के बराबर नहीं होगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखने के लिए। नेक्स्ट है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तो अनंत हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। नेक्स्ट है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? तो अभी हमने देखा कि आधा चाहिए, तो आधा 0.75 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मायोपिया निकट दृष्टि दोष ठीक किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष आपको अवतल लेंस से ठीक किया जाएगा। और एक प्रश्न और आता है कि निकट दृष्टि दोष कब हो जाता है? तो जब वस्तु रेटिना के पहले, अगर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनने लगे तो उसको निकट दृष्टि दोष उसका कारण होता है। अगर वस्तु का जो पिक्चर है वो रेटिना के दूर बने, पीछे बने, तो उसको दूर दृष्टि दोष कहेंगे। तो समझ गए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि रेटिना के आगे प्रतिबिंब बन जाता है, आगे प्रतिबिंब बन जाता है। और दूर में बात करें तो रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन जाता है दूर दृष्टि में। नेक्स्ट प्रश्न है आँख में संकेंद्रण होता है, आँख में संकेंद्रण होता है आपका ऑप्शन देखते हैं। लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के कारण, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेंस की उत्तलता में